हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल से है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सीरीज में पहला सवाल है कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाई 1 डिग्री, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान क्या देना है कि जैसे कि बोल रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट WB 100 ग्राम है, एलिवेशन यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ना रेज्ड बाई 1 डिग्री, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल TB इक्वल्स टू 1 है। तो पूछ रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है, जो हम लिखे नहीं हैं, KB दिया हुआ है बेंजीन के लिए, यानी कि KB आपका इसमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 2.53 केल्विन M इनवर्स। ये KB दिया हुआ है, KB है आपका 2.53 केल्विन M इनवर्स। तो बच्चों आपको पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m। डेल TB इक्वल्स टू क्या होता है, KB इंटू स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब होता है मोलालिटी, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए आंसर क्या आता है, तो फॉर्मूला डालेंगे डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m। डेल TB 1 दिया हुआ है, KB का वैल्यू आपका दिया हुआ है, पीछे जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें देखे होंगे 2.53, और स्मॉल m में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब बच्चों क्या होगा, 1 इक्वल्स टू 2.53 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2.53 इंटू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है, जब न्यूमेरिकल आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, उसमें निकालना क्या है, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, हमको Ma निकालना है। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यानी कि तो डाटा डालेंगे 1 इक्वल्स टू 2.53 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट है 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम, इसको kg में बदलने के लिए 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो आ जाएगा 253 ग्राम पर मोल आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पहला नंबर सवाल इस तरह से था। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल है स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होगा, तो इसका होगा डेफिनेशन की द मास, आंसर द मास ऑफ द सब्सटेंस, द मास ऑफ द सब्सटेंस, स्पेलिंग गलत हो गया, deposited at
any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed, यानी Q through इलेक्ट्रोलाइट। आप इसको VVI के टर्म में याद कर लीजिए कि ये VVI है। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में किसी इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज डिपॉजिटेड हो जाएगा तो उसका जो मास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो आप लोग को पता है कि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई टी। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग एक टर्म लेंगे जेड आई टी। जेड लेंगे, आई का मतलब हुआ करेंट, टी का मतलब हुआ टाइम, और जेड का मतलब हुआ कांस्टेंट यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका VVI के टर्म में रेडी हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है, हाउ विल यू कन्वर्ट एक में एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, दूसरा है एसीटामाइड टू इथाइल अमाइन। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है भी, इसको सीधा याद रख लेना है। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग पर NH2। अगर इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं 3 मोल Br2 से तो ये बन जाता है एनिलीन है। एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है बच्चों, ये आपका ए नंबर। बी नंबर में है एसीटामाइड। बी नंबर में है एसीटामाइड टू इथाइल अमाइन। तो एसीटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। पता है बच्चों, अगर इसको स्ट्रक्चर में आप खींचिएगा तो हो जाएगा CH3C+NH2। अब इसको बदलना है इथाइल अमाइन में, तो सीधे आप LiAlH4 से रिएक्शन कराइए, रिडक्शन होगा और ये दोनों बॉन्ड टूट के 2 H जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3CH2NH2, जिसका नाम हो जाएगा इथाइल अमाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। पहले देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 2A, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है न्यूमेरिकल। तो ये 3 क्वेश्चन काफ़ी VVI है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आते हैं। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद रखना है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a subcell of outermost orbit do not take part in chemical reaction, is called inert
पेयर इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और दूसरा है बी का जो आंसर होगा, सीधा आप लिख लीजिएगा, ड्यू टू वैकेंट p orbital and incomplete octet BCl3 act as Lewis एसिड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो 5 नंबर सवाल है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया ऑफ 273 केल्विन टेम्परेचर। यानी 5% का मतलब हुआ यहाँ पे 5 ग्राम यूरिया है इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। और यूरिया का मोलिकुलर फार्मूला जो होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2, यानी कि 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो ये हो जाएगा 14 16 16 32 28, यानी 60 ग्राम। तो जो मोल ऑफ यूरिया है, मोल ऑफ यूरिया आपको हो जाएगा गिवन वेट 5 बटा मोलर वेट 60, यानी 0.08333, ये आपका मोल हो गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू, ये मोल हो गया तो फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। क्या होता है बच्चों? पाई इक्वल्स टू CRT। सी का मतलब कंसंट्रेशन, आर का मतलब कांस्टेंट, टी का मतलब टेम्परेचर। वो फार्मूला में डाल दीजिए टी, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, और आपका वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर। तो सी का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन का N/V, लीटर में, वी कौन चीज़ में, लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ 0.0833 अब बट्टा 0.1 लीटर आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कीजिए होगा तो हो जाएगा 0.833, सी आ गया, आर का वैल्यू 0.0821 होगा, और टी का वैल्यू 273 हो जाएगा। तो पाई इक्वल्स टू CRT में सी का वैल्यू डाल दीजिए 0.833, आर का वैल्यू डाल दीजिए 0.0821, और टी का वैल्यू डाल दीजिए 273, और सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 2 है कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नेम लिखना है और इसका IUPAC नेम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिगेंड का नाम। तो लिगेंड अमाइन है, 4 है, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन कॉपर। और इसका जब आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 आएगा, जो रोमन में लिखना है कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसका नाम हो गया है इसका। अब दूसरा इसका जो नाम होगा CN6 और K4, जो यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन स्फीयर दिया हुआ है, यानी लेफ्ट साइड जो स्फीयर के लेफ्ट साइड दिया रहेगा, इसका नाम सबसे पहले लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। CN के लिए साइनो यूज करते हैं, 6 है तो हेक्सा साइनो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, फेरेट 2। यानी दोनों का नाम जो हो गया, याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी भी बोलते हैं, ध्यान में आपको रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग मूव करते हैं।
सवाल है बच्चों, स्टेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट डाउन इट्स डिफरेंट टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज property which depend only on number of solute पार्टिकल। जो सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसका 4 टाइप होता है। इसका कितना टाइप होता है? 4 टाइप होता है इसका। पहला टाइप जो हो जाएगा इसका RLVP, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। दूसरा जो टाइप हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सुनो कॉपी में लिख लो। तीसरा टाइप हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा टाइप हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4 टाइप होगा, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है बच्चों, जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे, द रेट कांस्टेंट of first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce 75% of its initial concentration? यानी कि K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी इंटू लॉग A बटा A नॉट, यानी A नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों A माइनस एक्स। ठीक, जो फाइनल कंसंट्रेशन है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा। और टी क्या हो गया टाइम, और यहाँ पे इसलिए हम लिखे हैं कि 60 सेकेंड इन्वर्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होता है ना सेकेंड इन्वर्स होता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी की जगह 60 ले लीजिए इंटू लॉग, और इनिशियल में से बोल रहा है कि 75% इनिशियल कंसंट्रेशन का रिड्यूस कर दिया। ठीक है बच्चों, तो 70 अगर मान लेते हैं कि इनिशियल वाला 100 रहा होगा तो फाइनल वाला कितना हो गया होगा 100 माइनस 75 75। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 सेकेंड, ए को अगर हम 100 ले लें तो A नॉट मतलब क्या होता है A माइनस 6, मतलब क्या हो जाएगा 100 माइनस 75 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग A यानी 100 बटा A नॉट यानी A माइनस 6 25, 25 छुका 100, यानी K इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बाई 60 इंटू लॉग 2 का स्क्वायर, यानी 2.303 बाई 60 इंटू 2 लॉग 2। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 होता है, ये भी आपको याद रखना होगा 0.301 होगा, और बन जाएगा 2.303 बाई 60 इंटू 2 इंटू 0.301, और इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों रेट कांस्टेंट का। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 8 था। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 9। तो सवाल है प्रूफ दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फार्मूला होता है पहले फर्स्ट ऑर्डर का K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग A बटा A नॉट। A का मतलब हो गया बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन, और A नॉट का मतलब हो गया फाइनल कंसंट्रेशन, और A नॉट मतलब हो गया A माइनस एक्स। A नॉट मतलब क्या हो गया A माइनस एक्स। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, बोल रहा है कि
हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कैसे इंडिपेंडेंट है सो देखना है। फॉर हाफ लाइफ टी इक्वल्स टू क्या हो गया, टी हाफ, तो ए नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, यानी कि एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए बटा 2 और ए नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस ए बटा 2 यानी ए बाई 2। तो सीधे क्या हो जाएगा बच्चों, के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग ए, अब बट्टा ए नॉट की जगह क्या लिखना है, ए बाई 2, ए से कैंसिल हो गया, के इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग 2 ऊपर आ जाएगा log 2 और log 2 का वैल्यू टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2.303 इंटू 0.301 बटा के यानी 0.693 बटा के। तो देख लो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन का, यानी कि अकॉर्डिंग टू एबव इक्वेशन लिखना है एग्जाम में ऐसे, अकॉर्डिंग टू एबव इक्वेशन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, मजा आया भाई, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वीडियो की और मतलब बेहतरीन सवाल सब है, बेहतरीन डेरिवेशन है, बस इसको कॉपी में लिखते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आंसर हो जाएगा व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब 1 m कंसंट्रेशन, 1 atm प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में जब इसको मेजर करेंगे इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल है, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द फॉलोइंग। पहला sp3 और दूसरा d2sp3। तो बच्चों आपको पता होगा कि sp3 का जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और b में जो d2sp3 है इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो sp3 का शेप होगा टेट्राहेड्रल, d2sp3 का शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। एक सवाल है बच्चों कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें मेटल Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें Pt का निकालना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे पहला ए नंबर में K4 हम दो पार्ट में बांट ही लेते हैं, K4 FeCN6, तो K का 1 हो गया इंटू 4 प्लस एक्स प्लस Cn का -1 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है Pt को x मान लेंगे प्लस क्लोरीन को -1 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 माइनस यानी -2, यानी x प्लस -4 इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2 प्लस 4 यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, और आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर
2 आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, निकालने आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दिया है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2.46 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, फार्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT, यानी कि पाई दिया हुआ है आपको कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.46 atm दिया हुआ है। सी बोल रहा है कि निकालना है। आर का वैल्यू आपको पता है कि 0.0821 atm लीटर मोल इन्वर्स कैल्विन इन्वर्स होता है। atm लीटर मोल इन्वर्स कैल्विन इन्वर्स। और टी का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन। तो यहाँ पे आसानी से क्या करना है कि पाई का वैल्यू डालना है, सी निकालना है, आर का वैल्यू डालना है और टी का वैल्यू डालना है, और यहाँ पे सी कैलकुलेट कर लेना है। यानी 2.46 इक्वल्स टू सी इंटू 0.0821 इंटू 300, और यहाँ से सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 2.46 बट्टा 0.0821 इंटू 300। ठीक है बच्चों, और ये आपका कंसंट्रेशन का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से कंसंट्रेशन का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। सवाल है कि हाउ इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलालिटी। आप दो पार्ट में देखिए, एक साइड है मोलारिटी और एक साइड है मोलालिटी। मोलारिटी बोलता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter solution, per liter solution। वहीं पे मोलालिटी बोलता है बच्चों, मोलालिटी बोलता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट। यानी कि मोलारिटी कॉस्ट हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे मोलालिटी कॉस्ट हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर का होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और इसका जो दूसरा पॉइंट है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसका जो तीसरा पॉइंट होता है ये होता है यूनिट, इसका हो जाता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और इसका यूनिट हो जाता है बच्चों मोल पर केजी। इसका यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर, इसका यूनिट हो जाता है मोल पर केजी। तो ये है मोलारिटी, कैसे मोलालिटी से डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ इन ए केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट है, रेट लॉ इज गिवन बाई आर इक्वल्स टू इतना, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहा है। यानी रेट इक्वल्स टू है के कंसंट्रेशन ए का पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन बी का पावर 3/2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, और 1 + 3 यानी 4/2, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था आपका, इसको ध्यान में रखना है।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सवाल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर विल बी डिपोजिटेड बाई पासिंग 24125 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में कॉपर पे 2+ है, इससे कॉपर बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बराबर है आपका 1 फैराडे के बराबर। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा कितने बराबर होगा, 2 फैराडे, यानी 2 × 96,500 कूलम्ब, जो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 मोल कॉपर के इक्विवेलेंट, 1 मोल कॉपर के इक्विवेलेंट। यानी कि हम बोलेंगे कि अगर 2 × 96,000, तो न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि इतना में कितना मोल कॉपर, 24125 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम CuSO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर, कितना मोल कॉपर डिपॉजिट होगा अगर चार्ज इतना होगा। तो 2 × 96,500 कूलम में 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना हो जाएगा, 1/2 × 96,500 कूलम, और 24125 कूलम में कितना हो जाएगा, 1/2 × 96,500 × 24125। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे जो आपका होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन है डिस्कस, एक में कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड और एटम्स which are directly attached with central metal is known as coordination number, is known as coordination number। ठीक है बच्चों, यानी कि जितना लिगैंड सेंट्रल एटम से, मतलब जितना कोऑर्डिनेट बाउंड से अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाता है Z- ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, Z- ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रहेगा बच्चों, ये हो गया आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 की ओर मूव करते हैं। सवाल है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे सेकेंड लॉ व्हेन द some quantity of electricity is passed through different electrolyte, the amount of substance deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight, यानी W1/W2 इक्वल्स टू हो जाएगा E1/E2। सीधा आपको ध्यान में रखना है,
ये है क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सवाल है डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस between metal and its ion in the solution is called electrode potential, is called electrode potential। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। राइट फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या हो जाएगा कि जब बेंजीन रिंग पे व्हेन बेंजीन रिंग इज रिएक्टेड विथ RX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कैसा एनहाइड्रस AlCl3, तो सीधे क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग पे अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही बेंजीन रिंग पे ये अल्काइलेशन हो गया, दूसरा असाइलेशन, व्हेन बेंजीन रिंग इज रिएक्टेड विथ एसाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा सीधे बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड R जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा असाइलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अल्काइलेशन, ये हो गया अल्काइलेशन और ये हो गया असाइलेशन। तो यही है अल्काइलेशन और असाइलेशन। और क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से आपका पूरी तरह से 20 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। और सवाल जब आएगा तो यहीं से आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा का पूरा सवाल कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए बच्चों। थैंक यू, दैट्स ऑल।